देखें, हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने आपको मगध पर शासन करने वाले 7 राजवंशों के बारे में हमने आपको बताया था। पहले राजवंश के बारे में हमने बताया था आपको, जिसमें पहला ऐतिहासिक राजवंश था हर्यक वंश, जिसका ऐतिहासिक राजा था बिंबिसार। फिर उसके बाद में उसके बेटे के बारे में हमने बताया, अजातशत्रु के बारे में। फिर उसके बाद में था उदयन, उसके बाद नागदशक, और यही अंतिम शासक था। इसी का सेनापति था शिशुनाग, जिसने नागदशक की हत्या की और एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश, ठीक। शिशुनाग वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश का आप देखो, सबसे पहले आपसे पूछेगा कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है। संस्थापक, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन। तो अभी हमने बताया शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन है। शिशुनाग किसने किसकी हत्या की थी, तो नागदशक की हत्या की थी। नागदशक, नागदशक की हत्या, नागदशक की हत्या की थी और संस्थापक बना शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग संस्थापक बना। अब इसके बाद शिशुनाग जो था वो अपनी राजधानी किसको बनाया था, तो वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। अभी तक राजधानी पाटलिपुत्र थी, पटना थी। इसने अपनी राजधानी को क्या बनाया, राजधानी वैशाली। ध्यान रखेंगे, राजधानी बहुत पूछता है इससे कि किसने कौन सी राजधानी बनाई थी। तो इसने अपनी राजधानी किसको बनाई थी, तो वैशाली को बनाई थी। पहले पटना थी, फिर वैशाली, फिर अभी इसी का बेटा क्या करेगा, चेंज करेगा शिशुनाग। शिशुनाग का फिर अगला शासक बनता है कालाशोक। शिशुनाग के बाद में अगला शासक कौन बनता है, कालाशोक। ये भी हमने आपको बताया था। अब एक एक नाम आपको याद होना चाहिए। कालाशोक के समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, ये इसको आप खुद से कोरिलेट करेंगे, खुद से बोलेंगे। ठीक है, पहला कौन है, ये पहला हो गया। फिर दूसरा कालाशोक। ठीक है, कालाशोक क्या करता है, इसी के समय में दूसरी बौद्ध संगति, यानी अगला शासक बनता है शिशुनाग वंश का, और दूसरी बौद्ध संगति इसी के समय में होती है, सेकंड बौद्ध संगति। दूसरी जो बौद्ध संगति है वो किसके समय में होती है, तो कालाशोक के समय में होती है। ठीक, कब होती है दूसरी बौद्ध संगति, 383 ईसा पूर्व में। 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगति। कालाशोक जो है ये अपनी राजधानी को परिवर्तित करता है, वैशाली से कहाँ लेकर चला जाता है, तो पटना। इसकी राजधानी क्या हो जाती है, इसने अपनी राजधानी को परिवर्तन किया, कहाँ से, वैशाली से हटाकर क्या बनाया, तो पटना बनाया। आप लिख सकते हैं यहाँ पे वैशाली ये राजधानी थी, इस पे बार राजधानी किसने बनाया था, तो पटना, कालाशोक के समय में। ठीक है, इसके बाद अगला शासक बनता है नंदीवर्मन। कौन बनता है, नंदीवर्मन। शिशुनाग वंश का अगला शासक होता है नंदीवर्मन। ध्यान रखेंगे, तीसरा शासक, थर्ड जो शासक बनता है वो है नंदीवर्मन। नंदीवर्मन, और इसी ये नंदीवर्मन जो था ये अयोग्य शासक था, और इसी का सेनापति था, सेनापति जिसका नाम था महापदम नंद। महापदम नंद, महापदम नंद ये कौन है, तो सेनापति है नंदीवर्मन का, और ये अंतिम शासक है किसका, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है, तो नंदीवर्मन है। एक अयोग्य शासक होने के नाते इसी का सेनापति, जिसका नाम था महापदम नंद, इसने किसकी हत्या कर देती है, किसकी हत्या की, तो नंदीवर्मन की हत्या की। ध्यान रखेंगे, नंदीवर्मन की हत्या किसने किया था, महापदम नंद ने। सेनापति महापदम नंद ने हत्या कर दी किसकी, नंदीवर्मन की, और अपना एक नया वंश बनाया जिसका नाम था नंद वंश। ठीक है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, 3 चीज़ें हमने आपको बताई।
पहला कि शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, जो कि किसकी हत्या किया था, तो अपने सेनापति अपने राजा नाग दशक की हत्या की थी। और इसने अपनी राजधानी बनाई थी वैशाली को। फिर अगला शासक बनता है कालाशोक, जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगति होती है 383 ईसा पूर्व में। इसने अपनी राजधानी को परिवर्तन किया, वैशाली से कहाँ ले गया, पटना। फिर अगला शासक बनता है नंदीवर्मन, जिसकी हत्या उसी के सेनापति महापद्म नंद ने की और एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम था नंद वंश। क्या नाम था? नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद। महापद्म नंद। नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। ठीक है, अब महापद्म नंद ने क्या क्या चीजें की, तो ध्यान रखेंगे। इसने सूत्रों क्या कर दी, नाश कर दिया, जिसलिए इसे क्या कहा जाता है, सर्व छत्रांतक कहा जाता है। महापद्म नंद को कहा जाता है सर्व छत्रांतक। इसे सर्व छत्रांतक कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि सर्व छत्रांतक की उपाधि किसने धारण की थी, तो महापद्म नंद ने धारण की थी सर्व छत्रांतक की उपाधि। और ये कलिंग को जीत लिया था। महापद्म नंद ने कलिंग को जीतकर एकराट की उपाधि धारण की। कलिंग को जीतने के बाद, कलिंग को जीतने के बाद इसने एकराट की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? एकराट। ध्यान रखेंगे, एकराट की उपाधि कौन धारण, ये भी पूछता है एकराट की उपाधि कौन धारण किया, तो महापद्म नंद ने। सर्व छत्रांतक की उपाधि किसने धारण किया? महापद्म नंद ने धारण किया। क्षत्रियों का नाश करके, किसका? क्षत्रियों का नाश करके इसने, क्षत्रियों का नाश करके सर्व छत्रांतक। ये जाति का क्या था, तो शूद्र था। जाति का शूद्र था। फिर इसके बाद अगला शासक बनता है, महापद्म नंद के बाद में बनता है घनानंद, जिसको इतिहास में सबसे क्रूर शासक के नाम से जाना जाता है। अगला शासक बनता है घनानंद। और इसी घनानंद के दरबार में चाणक्य रहते थे। चाणक्य को उसने बेइज्जत करके, अपमान करके, अपमानित करके चाणक्य को बाहर निकाल दिया था। और चाणक्य उसी दिन कसम खाई थी कि जब तक तुम्हारे साम्राज्य या तुमको बर्बाद नहीं कर देते हैं, तब तक वो अपनी चोटी नहीं बांधेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये सारी चीज़ें। नंद वंश का अगला शासक जो है वो धनानंद था। इसे क्रूर शासक के नाम से जाना जाता है। इतिहास में सबसे क्रूर शासक धनानंद था। इसलिए अपने, यानी इसके अंदर बहुत ईगो था, ईगो। ठीक है, क्रूर शासक या ईगो धनानंद था। इसी के दरबार में रखते थे कौन? चाणक्य रहते थे। चाणक्य जो है इसी के दरबार में रहते थे। और चाणक्य ने ही जब दरबार से ये निकाल दिया था अपमानित करके, जो चाणक्य ने ही किसको बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और इस धनानंद के पूरे साम्राज्य को तबाह कर दिया। ठीक है, तो चाणक्य, ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन याद रखेंगे चाणक्य के बारे में। इसे, इन्हें कौटिल्य कहा जाता है, विष्णुगुप्त कहा जाता है। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, चाणक्य को क्या कहा जाता है? कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे ये चीजें। चाणक्य की एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये भी कैसी है? धार्मिक पुस्तक नहीं है, राजनीतिक पुस्तक है। अर्थशास्त्र क्या है, कैसी है यह? राजनीतिक पुस्तक, राजनीतिक। ठीक, तो चाणक्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो हम लोग लिख देंगे धनानंद एक क्रूर शासक था। अब धनानंद की हत्या कौन करता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। यहाँ इसका सेनापति नहीं होता है, क्योंकि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी हत्या की?
घनानंद की। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी हत्या की? तो घनानंद की हत्या की और एक नए वंश की स्थापना किया जिसका नाम था मौर्य वंश। अब यहां से बताइए मौर्य वंश, ध्यान रखेंगे इसको, मौर्य वंश, मौर्य वंश, मौर्य वंश से बहुत क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखो अगर पूछेगा, जैसे हिस्ट्री में पूछता है मगध में तो हर्यक वंश याद रखिएगा, बाकी एक दो पद जो है जैसे सर्व छत्रांतक किसे कहा जाता है, एकराट की उपाधि कौन धारण किया था, ये चीजें पूछ सकता है, ठीक है। और पितृहंता किसे कहा जाता है? पितृहंता वैसे तो बहुत सारे लोगों को कहा जाता है, लेकिन उसमें पूछेगा कि वैशाली को जीतने के लिए अजातशत्रु ने कौन से हथियार का यूज किया था, पहली बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जबकि मौर्य से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो मौर्य वंश याद रखिएगा, संस्थापक मौर्य वंश के कौन है? यहां से लिखेंगे संस्थापक। मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ध्यान रखेंगे इस बात को, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता है। विलियम जेम्स ने विलियम जेम्स हिस्टोरियन है जिन्होंने ये पहचान किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता था। तो यहाँ यहीं पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि विलियम जेम्स, अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, ने किया था कि सेंड्रोकोटस किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस कहा जाता है। इसकी पहचान किसने किया था? तो विलियम जेम्स ने किया था। ये क्वेश्चन आया है कई बार, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि किसने ये पहचान किया कि सेंड्रोकोटस ही चंद्रगुप्त मौर्य है, तो विलियम जेम्स ने किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी मौर्य वंश का जो बारे में पता चलता है, इनके राज्य के बारे में पता चलता है, तो अलग अलग अभिलेखों के बारे में पता चलता है। जैसे पश्चिम बंगाल में अभिलेख है महास्थान अभिलेख, सहगौर अभिलेख से यह भी पता चलता है, जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है इनकी अलग अलग क्षेत्रों के बारे में। तो हम यहां लिखते हैं कुछ अभिलेखों के बारे में। मौर्य वंश की जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी किन स्रोतों से जानकारी के स्रोत या चंद्रगुप्त मौर्य के वंश के स्रोत कहां कहां से मिलता है, ये आप लिखेंगे इसमें, ठीक है। पहला हम यहां पे लिखते हैं महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख ये किस जगह का है? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की जानकारी, यानी कहा जाता है कि वेस्ट बंगाल में चंद्रगुप्त मौर्य का विस्तार था। ये कहाँ से इसका मिलता है? तो महास्थान अभिलेख से। सहगौर अभिलेख यूपी में के गोरखपुर में है ये। सहगौर अभिलेख ये कहाँ है? तो यूपी के गोरखपुर में है ये सहगौर अभिलेख। एक है जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात में है। जूनागढ़ अभिलेख ये कहाँ पे है? तो गुजरात में है। और इसी जूनागढ़ अभिलेख से, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, कई बार क्वेश्चन आया है, इसी जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील की जानकारी किससे मिलती है? तो जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और ये सुदर्शन झील किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। इससे ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य पश्चिमी विस्तार था गुजरात तक था। चंद्रगुप्त मौर्य, सुदर्शन झील बनवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। किसका है? रुद्रदामन का। बाकी हमने तीनों आपको नहीं बताया, क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, जूनागढ़ अभिलेख जो है ये किसका है? रुद्रदामन का है। और यहीं से सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है जो कि गुजरात में है। और इसको बनवाया किसने था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और स्कंदगुप्त ने इसका क्या करवाया था? जीर्णोद्धार करवाया था, मरम्मत करवाया था, ठीक है, याद रखेंगे। जीर्णोद्धार का मतलब होता है मरम्मत या रिकंस्ट्रक्शन। तो यहाँ से हमने चीज़ें आपको बताई कि मौर्य वंश की जानकारी के अभी तक स्रोत हमने बताया, सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता था ये हमने बताया। अब
चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी कि 298 ईसा पूर्व में। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हम यहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने श्रवण बेलगोला में जाकर अपना प्राण को त्याग दिया था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बारे में अगर हम बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई? 298 ईसा पूर्व में हुई है, 298 ईसा पूर्व में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ पे हुई? तो कर्नाटक में एक जगह है श्रवण बेलगोला, कर्नाटक में है श्रवण बेलगोला। जब हम आपको जैन धर्म के बारे में पढ़ा रहे थे तो आपको एक नाम सुनाई दिया होगा, स्थूल बाहु और भद्र बाहु। ठीक है, तो स्थूल बाहु और भद्र बाहु ने के साथ में ही चंद्रगुप्त मौर्य जाकर संलेखना विधि से अपनी प्राण को त्यागा। किस विधि से? तो संलेखना विधि, संलेखना विधि पर श्रवण बेलगोला में इन्होंने अपने प्राण को क्या कर दिया? त्याग दिया। प्राण को त्याग दिया। किसके साथ गए थे? तो भद्रबाहु के साथ में, भद्रबाहु। ये इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको याद होना चाहिए, जानकारी आपको रहना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? 298 ईस्वी में हुई थी। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में हुआ था। संलेखना विधि के द्वारा उसने प्राण को त्याग दिया। और ये किसके साथ में गए थे? तो भद्रबाहु के साथ में। ठीक है, ये एक श्रवण बेलगोला कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। अब इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम है बिंदुसार। हमने कहा था कि इतिहास में दो नाम जरूर याद रखिएगा, एक बिंबसार, एक बिंदुसार। ठीक है, अब चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं, दूसरा शासक मौर्य वंश के कौन बनते हैं? तो बिंदुसार, बिंदुसार। और मौर्य वंश में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछेगा? तो अशोक से पूछेगा। अभी इसके बाद आएंगे बिंदुसार के दो बेटे हैं, एक का नाम है सुसीम और दूसरे का नाम है अशोक। ठीक है, तो बिंदुसार ये कौन है? बिंदुसार जो थे वो आजीवक संप्रदाय को मानते थे। ये ध्यान रखेंगे, बहुत सारे संप्रदाय थे, उसमें एक संप्रदाय है जिसका नाम है आजीवक संप्रदाय। ये आजीवक संप्रदाय को मानते थे। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से राजा आजीवक संप्रदाय के समर्थक थे? आजीवक संप्रदाय को मानते थे कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार ने अपनी राजधानी, इसी के दरबार में राजधानी वगैरह तो इन्होंने बनाया ही था। बिंदुसार ने के दरबार में सीरिया और मिस्र के दो राजा थे, तो उन्होंने सीरिया और मिस्र के राजा से क्या मांगा था? अंजीर मांगा था, मीठा शराब मांगा था और दार्शनिक मांगा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सीरिया और मिस्र, सीरिया और मिस्र से इनका क्या था? राजाओं से अच्छा ताल्लुक था। सीरिया और मिस्र के राजाओं से इनका अच्छा ताल्लुक था। और सीरिया के नरेश से, यानी सीरिया के नरेश से, राजा से, नरेश का मतलब क्या होता है? राजा से इन्होंने क्या मांगा था? अंजीर मांगा था। अंजीर एक बहुत बहुत अच्छा, मतलब हेल्दी है फूड, ये अंजीर ड्राई फ्रूट है। अंजीर, मीठा शराब और दार्शनिक, तीन चीजें मांगा था। ये क्वेश्चन एक बार आया था, दार्शनिक, दार्शनिक। ठीक है, क्वेश्चन क्या एक बार पूछा गया था कि सीरिया के नरेश से जब बिंदुसार ने ये तीन चीजों की मांग की थी तो उसने तो अंजीर भी दिया था, मीठा शराब भी दिया था, लेकिन दार्शनिक देने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। ठीक है, उसने कहा कि हम दार्शनिक का व्यापार नहीं करते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये चीजें आप, अंजीर, मीठा शराब और दार्शनिक, ये सीरिया के नरेश से किसने मांगा था? बिंदुसार ने मांगा था। ठीक है, और बिंदुसार ने उसी समय कश्मीर में विद्रोह चल रहा था, और कश्मीर के विद्रोह को दबाने के लिए इसके दो बेटे थे बिंदुसार के, एक का नाम था सुसीम, सुसीम, और दूसरे का नाम था अशोक। तो उसी समय कश्मीर के विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा? तो सुसीम को भेजा। कश्मीर के विद्रोह को, कश्मीर के विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा? तो सुसीम को। लेकिन यह विद्रोह को क्या कर सका? दबा नहीं सका, विद्रोह को दबा
नहीं सका, ठीक है, यानी विद्रोह को रोक नहीं सका। तब उसने फिर दोबारा बिंदुसार ने किसको भेजा, तो अशोक को भेजा। अशोक ने 1 हफ्ते के अंदर, कहा जाता है 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर, पूरे कश्मीर को उसने क्या कर दिया था शांत, कोई बचा ही नहीं था, सबको मार दिया था। इसलिए अशोक का कहा जाता है ना 99 भाइयों का कातिल, फिर एक को मारकर ही, सुसीम को ही मारकर फिर 100 भाइयों को मारकर राजा बने थे, ठीक है। तो याद रखेंगे अशोक जो है, इसके बाद अशोक को भेजा गया। सुसीम ने विद्रोह, कश्मीर के विद्रोह को नहीं दबा पाए, फिर भेजा गया किसको, अशोक को। और यहीं से अशोक की कहानी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मौर्य वंश में कहाँ से आता है, तो अशोक से आता है, ठीक। अशोक से याद रखिएगा आप, अशोक ने कश्मीर के विद्रोह को दबाया, कश्मीर के विद्रोह को शांत किया और एक शहर बसाया जिसका नाम था श्रीनगर। कश्मीर में ही शहर बसाया जिसका नाम क्या था, श्रीनगर। तो जम्मू कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है वो किसने बसाया था, तो अशोक ने बसाया था। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, तो अशोक ने किया था। ध्यान रखेंगे, कश्मीर के विद्रोह को दबाने के बाद अशोक ने किसकी स्थापना किया, तो श्रीनगर की स्थापना की। अब यहीं से अशोक के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अशोक का जन्म कहाँ हुआ, राज्याभिषेक कब हुआ, कलिंग पर आक्रमण कब किया, ये सारी चीज़ें अशोक से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे। अशोक के बारे में अशोक जो थे वो बिंदुसार के बेटे थे। इनका जन्म कब हुआ, 304 ईसा पूर्व में। 304 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, तो अशोक का जन्म हुआ, ठीक है। और याद रखेंगे इनका जन्म हुआ कहाँ पे, तो पाटलिपुत्र यानी पटना में हुआ, पाटलिपुत्र। अभी पटना नाम नहीं पड़ा है, शेरशाह सूरी ने इसका नाम रखा था पटना, ठीक है। जन्म 304 पूर्व में हुआ। राज्याभिषेक कब हुआ, राज्याभिषेक याद रखेंगे, अशोक ने राज्याभिषेक कब हुआ। कहा जाता है कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद ही अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था। और कितने वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र में। तो ध्यान रखेंगे, यानी शासक कब बने थे अशोक, तो 14 वर्ष की उम्र में बने थे। राज्याभिषेक इनका हुआ था 269 यानी 269 बीसी में राज्याभिषेक हुआ। हमने आपसे बताया है कि बीसी उल्टा चलता है। देखो 304 में जन्म हुआ, 269 में अशोक का राज्याभिषेक हुआ, और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। किस पे, कलिंग पर आक्रमण। ये भी पूछता है कि कलिंग पर आक्रमण अशोक ने कब किया था। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। उस समय कलिंग का राजा कौन था, तो नंदराज राजा था, नंदराज। ध्यान रखेंगे, उस समय कलिंग का राजा कौन था, नंदराज। तो राज्याभिषेक हुआ और ये कलिंग पर आक्रमण हुआ था 261 ईसा पूर्व में। 8वें राज्याभिषेक है। देखो 8वें वर्ष क्यों कहा जाता है, क्योंकि वह उल्टा चलता है। बीसी 269 में इसका राज्याभिषेक यानी राजा बने, और 261 में ही अशोक ने कलिंग पर क्या कर दिया था, आक्रमण। और कहा जाता है कि कलिंग के आक्रमण के बाद ही अशोक ने इतने नरसंहार हुए, इतने खून वगैरह, यानी चारों तरफ खून ही खून, वहीं से हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने बौद्ध धर्म कबूल कर लिया या बौद्ध धर्म अपनाया। और वहीं से युद्ध कभी भी जीवन में कभी युद्ध ना करने की प्रेरणा या शपथ ली, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया कलिंग के आक्रमण के बाद में, तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया और बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित किसने किया अपनाने के लिए, ठीक है। तो यहां से हम लिख देते हैं, अशोक को बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित किसने किया, और शिक्षा किसने दिया, बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया।
दो चीजें हैं, दो पॉइंट हमने यहाँ लिखा है। तो बताइए अशोक ने को बौद्ध धर्म के लिए प्रेरित किसने किया और शिक्षा किसने दिया? तो प्रेरित किया था किसने, प्रेरणा किसने दिया था? तो निग्रोथ ने दिया था। निग्रोथ, निग्रोथ ने दिया था प्रेरणा, या प्रेरित किया था, प्रेरणा दिया था। और शिक्षा किसने दिया था? उपगुप्त ने दिया था। यह क्वेश्चन आया है कई बार। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया? उपगुप्त ने दिया। और प्रेरणा किसने दिया? तो निग्रोध ने दिया। अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। और किया था तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद, यानी उसका राज्याभिषेक, अगर एक याद है तो दूसरा आप निकाल सकते हैं। 8वें वर्ष बाद, एक पता है आपको 261 में आपको क्या हुआ था, कलिंग पर आक्रमण हुआ था, लेकिन उसके 8 वर्ष पहले उसका राज्याभिषेक होगा तो 269। तो एक चीज अगर आपको पता है तो दूसरा आप निकाल ले जाएंगे इसमें से, ठीक है। अब उपगुप्त ने शिक्षा दिया बौद्ध धर्म को, अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म के प्रचार अपने बेटे और बेटी को, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बेटी संघमित्रा, बेटे अशोक महेंद्र को और बेटी संघमित्रा, ठीक है। बेटी संघमित्रा को कहां भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था, श्रीलंका, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और बौद्ध धर्म के बारे में हमने बताया था, बौद्ध धर्म चाइना में बौद्धिज्म ज़्यादा है। भारत में अगर कहा जाए, जो दलाई लामा है, बौद्ध धर्म के गुरु हैं, प्रवर्तक हैं, उनका जो निवास स्थान है वो कहाँ पे है? तो बौद्ध धर्म का निवास स्थान धर्मशाला में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। ये चीज़ें हमने आपको बताई। अब अशोक का कई जगहों पर कई कई नाम आता है। एक आता है देव नाम प्रियदर्शी आता है, कहीं सम्राट अशोक आता है, ठीक है, कहीं सिर्फ अशोक आता है। तो इस चीज़ का जानकारी, इस चीज़ की जो जानकारी या हमको मिली है, वो सारी चीज़ें मतलब कहाँ से मिली है, किस अभिलेख से मिला है, या किस चीज़ से पाया गया है, उसको जानना ज़रूरी है। तो आप लिखेंगे अशोक का सबसे ज़्यादा नाम आप सुने होंगे, नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी। यहाँ पे लिख लेंगे अशोक के अन्य नाम, अशोक के जो अन्य नाम है, उन अन्य नामों में सबसे ज्यादा जो फेमस है वो देव नाम प्रियदर्शी है। क्या है? देव नाम प्रियदर्शी। और ये देव नाम प्रियदर्शी कहाँ कहाँ देखा गया है, ये आपको याद करने की जरूरत है। तो देव नाम जो प्रियदर्शी है वो कहाँ कहाँ पे, अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी है। अब अशोक यानी सम्राट अशोक कहा जाए, इनका जो सबसे ज्यादा नाम मिलता है देवनाम प्रियदर्शी। लेकिन अशोक का नाम अशोक कहाँ कहाँ दिखाई देता है, किस किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक दिखाई देता है? तो 3 अभिलेख याद रखिएगा आप। एक है गुर्जरा अभिलेख, एक है नट्टूर अभिलेख, नट्टूर अभिलेख, एक है उदय गोलान, उदय गोलान। ये 3 जगहें, 3 अभिलेख हैं। इसमें याद रखेंगे आप क्या चीज़ें, कि अशोक का नाम अशोक, और यहाँ अशोक का ज़्यादातर नाम या अधिकतर नाम क्या दिखाई देता है? अधिकतर नाम देव नाम प्रियदर्शी। अधिकतर जो नाम दिखाई देता है वो है देव नाम प्रियदर्शी। लेकिन ये मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेख, ये गुर्जरा अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नाटूर अभिलेख कहाँ है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक के नाटूर अभिलेख, मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेख, मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेख, नटूर के कर्नाटक अभिलेख, और उदय गोलान भी कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक है। तो उदय गोलान ये भी कर्नाटक अभिलेख से अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है, अशोक। सम्राट कहाँ पे दिखाई देता है? तो भाब्रू अभिलेख में अशोक का नाम सम्राट मिलता है। एक अभिलेख है जिसका नाम है भाब्रू अभिलेख, राजस्थान का है। भाब्रू, भाब्रू अभिलेख में
अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? तो सम्राट अशोक, सम्राट। अशोक का नाम सम्राट अशोक कहाँ मिलता है? भाब्रू अभिलेख ये कहाँ पे है? तो राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में है भाब्रू अभिलेख, जहाँ अशोक का नाम अशोक या सम्राट मिलता है। तो तीनों चीज़ें आप ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा देव नाम प्रियदर्शी ही पूछा जाता है। बाकी आपसे पूछ लिया कि अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है, तो ना गुर्जरा, नाटूर, मौस्की भी है, उदय गोलान, ये सब का है अभिलेख है। जबकि भाब्रू अभिलेख जो राजस्थान में है उससे सम्राट मिलता है, सम्राट अशोक का नाम मिलता है। ये चीज़ें हमने आपको बताई। फिर अशोक ने बहुत सारे अभिलेख लिखाए थे, बहुत सारे शिलालेख लिखाए। अभिलेख क्या होता है ये चीज़ें हम जानेंगे। अभिलेख का मतलब पत्थरों पर लिखी गई, अभी भी नेता लोग अभिलेख ही लिखाते हैं। देखे होंगे गली की एक 10 मीटर की रोड बनवाएंगे तो एक 20 मीटर का पत्थर लगवाएंगे वहाँ पे इस तरीके से, और उस पर लिखाएंगे कि फलां के द्वारा ये चीज़ें इतने रुपए खर्च करके बनवाई गई है। तो उसे क्या कहेंगे? अभिलेख ही कहेंगे। ठीक है, अभिलेख का मतलब पत्थरों पे लिखे गए लेख को अभिलेख लिखावट को अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख का मतलब पत्थरों पे लिखी गई चीज को अभिलेख। अशोक ने बहुत सारे अभिलेख, और बहुत छोटे पत्थरों पे लिखा जाएगा उसे शिलालेख कहेंगे, बड़े पत्थरों पे लिखा जाएगा उसे अभिलेख कहेंगे, स्तंभ के समान यानी खंभे के समान पत्थरों पे लिखा जाएगा तो उसे कहेंगे स्तंभ लेख। तो तीन चीजें हैं, अभिलेख, शिलालेख, अभिलेख हो गया, शिलालेख, और उसके बाद है स्तंभ लेख। स्तंभ लेख, स्तंभ लेख में आपने सुना होगा मेहरौली का जो स्तंभ लेख है, मेहरौली चंद्रगुप्त मौर्य ने द्वितीय ने बनाया था, विक्रमादित्य ने। मेहरौली का स्तंभ लेख वो अपने रासायनिक गुणों की वजह से जाना जाता है। ठीक है, आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। तो अभिलेख ये बड़े पत्थरों पर लिखाया जाता है, बड़े बड़े पत्थरों पर बड़े पत्थरों पर लिखाया जाता है। शिलालेख जो होता है वो छोटे पत्थरों पर लिखाया जाता है, छोटे पत्थरों पर लिखाया जाता है। और जो कि स्तंभ लेख है वो स्तंभ के समान पत्थरों पर लिखाया जाता है। स्तंभ यानी यहाँ पे हम लिख देते हैं खंभे के समान, खंभे, स्तंभ के समान पत्थरों पर जो लिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्तंभ लेख। तो ये तीन तरीके के अभिलेख लेखों के बारे में चर्चा है, जिसमें अशोक के 7 लघु अभिलेख हैं और 14 जो हैं वो बड़े अभिलेख हैं। तो 7 लघु अभिलेख, अलग अलग जगहों पर अलग अलग अभिलेख पाया गया है। अशोक ने यानी चतुर्दशा अभिलेख, जिसमें 14 अभिलेखों की चर्चा है। तो ध्यान रखेंगे अशोक ने कौन सा अभिलेख दिया? चतुर्दशा अभिलेख। चतुर्थ दशा का मतलब क्या होता है? 14, संस्कृत वर्ड है। चतुर्थ दशा अभिलेख की चर्चा है, लिखाया था, जिसमें 7 यानी 7 छोटे थे और 14 बड़े अभिलेख। ठीक, इसमें उसने अलग अलग बातें कही थी। तो ये क्वेश्चन 1-2 हम बताते हैं। जैसे पहले शिलालेख में अभिलेख में क्या लिखाया था कि हिंसा नहीं करना है, ठीक है, और हिंसा यानी अहिंसा पर जोर दिया था और पशु बलि को रोका था। तो कुछ चीजें हम 1-2 आपको बता देते हैं, जिसमें अशोक के 14 शिलालेखों में से अशोक के जो 14 शिलालेख थे, 14 शिलालेखों में से पहला शिलालेख क्या था? ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि आगे पीछे नहीं इसको कर सकते हैं हम। पहला है उसमें क्या? अहिंसा पर बल दिया था, यानी हिंसा नहीं करना है, अहिंसा पर बल, अहिंसा पर बल दिया और पशु बलि को रोका। पहले शिलालेख में अशोक ने क्या किया था? अहिंसा पर बल दिया था और पशु बलि को क्या किया था? तो रोका था। ध्यान रखेंगे दूसरे शिलालेख में अशोक ने क्या किया था? दूसरे शिलालेख में अशोक ने चिकित्सा की बात की थी। दूसरे शिलालेख में अशोक ने चिकित्सा का निर्माण किया था या चिकित्सा की बात की थी। ध्यान रखेंगे
तीसरे में ऐसे बहुत सारे हैं। तीसरे में याद रखिएगा 3 अधिकारियों की, राजुक, युक्तक और प्रदेशक, 3 अधिकारियों की नियुक्ति की थी। 3 अधिकारियों की नियुक्ति, जिसमें कौन कौन थे? एक था राजुक जो सर्वश्रेष्ठ था, राजुक ये सजा भी दे सकता था। एक था युक्तक और एक था प्रदेशक। युक्तक और प्रदेशक, ये 3 अशोक ने 3 अधिकारियों की नियुक्ति की थी। एक याद रखिएगा 7वां जो है, 7वां, 1 मिनट, पहला, दूसरा, तीसरा हमने बताया, चौथा, 5वां ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। 7वां याद रखेंगे, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 7वां। अशोक के 14 शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? 7वां शिलालेख है। इसमें आपसी समन्वय की बात की है, आपसी भाईचारे की बात की है। किसकी? आपसी समन्वय। आपसी समन्वय की बात की थी 7वें शिलालेख में। उसके बाद आप याद रखेंगे 11वें शिलालेख में अशोक ने कहा था कि जो अधिकारी हैं, अधिकारी का मतलब राजुक, युक्तक और प्रदेशक, युक्तक, राजुक, युक्तक और प्रदेशक, ये ब्राह्मणों को ना सताएं। ठीक है, अशोक ने क्या कहा था? कि अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं। अधिकारी ब्राह्मणों को ना सताएं। ठीक है, ये 4 आप जरूर याद रखिएगा। पहला, अशोक ने अहिंसा पर बल दिया और पशु बलि को रोका। दूसरा, चिकित्सक की व्यवस्था की। चौथा, 3 अधिकारियों की नियुक्ति। और तीसरा जो हो गया 7वें में सबसे बड़ा शिलालेख, आपसी समन्वय की बात करते हैं। इसमें अशोक ने 11वें अपने शिलालेख में कहा कि जो अधिकारी हैं वो ब्राह्मणों को ना सताएं। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अशोक ने कई प्रकार के व्यवस्थाओं को की, जैसे सैन्य व्यवस्था में पुलिस जो थे, उसके बाद डीएम वगैरह जिसे कलेक्टर या कोषाधार कहा जाता था, गुप्तचर वगैरह। ठीक है, उसके बाद अशोक की मृत्यु कब हुई? तो 232 ईसा पूर्व में। मृत्यु आप लिख लेंगे यहाँ पे, अशोक की मृत्यु कब हुई? मृत्यु कब हुई? 232 ईसा पूर्व में। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में कहाँ हुई? वो भी जन्म भी पाटलिपुत्र में और मृत्यु भी पाटलिपुत्र में। याद रखेंगे, अशोक की मृत्यु जन्म कब हुआ? 304 ईसा पूर्व में। मृत्यु कब हुआ? 232 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में हुआ था। अब यहां से आप देखें, अशोक की मृत्यु के बाद में कौन बनता है? शुंग वंश आता है। शुंग वंश जो पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था, ध्यान रखेंगे, पुष्यमित्र शुंग है। ये गैर क्षेत्रीय राजवंश का मतलब क्या होता है? अभी तक तो हम ये बता रहे थे कि इसके सेनापति ने इसको मारा, इससे दुश्मनी थी तो इसको मार दिया गया। तो अभी तक हम लोग कितना पढ़े? एक देखें, हर्यक वंश हमने पढ़ लिया, शिशुनाग वंश पढ़ लिया, नंद वंश पढ़ लिया और मौर्य वंश पढ़ लिया। ये 4 हमने पढ़ लिया। ये चारों यानी हर्यक वंश का जो अंतिम सेनापति था, यानी राजा था, उसका सेनापति उसको मार के कौन से बनाया? तो शिशुनाग वंश बनाया। इसको अंतिम मार के कौन बनाया? नंद वंश बनाया, महापद्म नंद ने। फिर नंद वंश का पतन किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। अब यहाँ तक तो ये एक क्षेत्र में था, लेकिन पहला जो गैर क्षेत्रीय, अलग दूसरे क्षेत्र से आकर और अपने वंश को स्थापित करता है, उसका नाम है शुंग वंश। क्या है? शुंग वंश। तो ध्यान रखेंगे, अगला जो शासन, यहां तक खत्म हो गया ये चीजें, अगला जो बनेगा वो है शुंग वंश। तो पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश है शुंग वंश। लिखेंगे आप यहां पे, शुंग वंश। शुंग वंश, शुंग वंश का संस्थापक कौन है? शुंग वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। ध्यान रखेंगे,
अशोक के मृत्यु के बाद में अशोक के जो साम्राज्य था वो धीरे 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 बिखरने लगा, और वहाँ के जो राजा थे वो अयोग्य थे। तो दूसरे, जब जो होता ही है कि कोई चीज़ कमज़ोर पड़ती है तो साइड के जो लोग होते हैं थोड़ा भारी होते हैं, तो वो आकर क्या करने लगते हैं, अधिकार अपना जताने लगते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग जो था उस समय बहुत ही मतलब योग्य शासक था पुष्यमित्र शुंग, और उसने मगध पे आके क्या किया, अपना शासन बिठाया और एक वंश की स्थापना की जिसका नाम था शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग कौन है, ये संस्थापक याद रखिएगा। पुष्यमित्र शुंग कौन है, शुंग वंश के संस्थापक है। अब इसने 2 राजधानी अपनी बनाई। इसने क्या बनाया था, अपनी 2 राजधानी बनाई थी, ध्यान रखेंगे। राजधानी पहला बनाया मध्य प्रदेश के विदिशा को, पहली राजधानी इसने बनाई विदिशा, जो कि कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। और दूसरी इसने बनाई है पटना को, यानी पाटलिपुत्र को। दूसरी पाटलिपुत्र को, पहली राजधानी और ये दूसरी राजधानी। तो ध्यान रखेंगे, राजधानी इसने 2 राजधानियां बनाई थी, विदिशा और पाटलिपुत्र को। और ये पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था, ये भी ध्यान रखेंगे, गैर क्षेत्रीय राजवंश। पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश कौन था, तो वो शुंग वंश था, और जिसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, जिसने 2 राजधानियां बनाई थी, एक विदिशा बनाया था और दूसरा क्या बनाया था, तो पटना बनाया था। ठीक है, अब इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बहुत सारी किताबें हैं, जैसे जातक है, अष्टाध्यायी है, महाभाष है। इसमें अलग अलग चीज़ों के, यानी शुंग वंश में ही अष्टाध्यायी ने, पाणिनि ने अष्टाध्यायी को लिखा। जातक ग्रंथ जो कि बौद्ध धर्म की है, जहाँ से महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की 200 कहानियों की चर्चा मिलती है, उसमें भी शुंग वंश की चर्चा मिलती है। अष्टाध्यायी एक पाणिनि की किताब है, इसमें भी शुंग वंश की जानकारी मिलती है। महाभाष्य, पतंजलि ने महाभाष्य को लिखा, उसमें भी शुंग वंश की जानकारी मिलती है। तो याद रखेंगे इसको। इसमें हम लिखते हैं कि किस किस चीज से जानकारी प्राप्त होती है और किस किस ने लिखा था। तो पहला है जातक, जातक जो है ये बौद्ध ग्रंथ है, जातक से जानकारी मिलती है। और दूसरा अष्टाध्यायी ने क्या लिखा, पाणिनि, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी यानी जो पाणिनि की पुस्तक है वहां से भी जानकारी मिलती है। महाभाष, महाभाष जो है ये किसकी है, तो पतंजलि की है। महाभाष पतंजलि की पुस्तक है, ये भी, इससे भी जानकारी मिलती है। ध्यान रखेंगे, मनुस्मृति से भी किसकी जानकारी मिलती है, मनुस्मृति से, शुंग वंश की मनुस्मृति। ये कैसी है, तो राजनीतिक पुस्तक है, ध्यान रखेंगे, राजनीतिक पुस्तक। बहुत से लोग धार्मिक पुस्तक मानते हैं, लेकिन यह है राजनीतिक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक। अर्थशास्त्र भी क्या है, राजनीतिक पुस्तक है। ठीक है, तो यहां से महाभाष की किताब का नाम क्या है, ये बुक भी याद रखिएगा, मैं एक चैप्टर में आपको सारे बुक का नाम दे दूंगा। ठीक है, महाभाष किसकी है, तो पतंजलि की है। अष्टाध्यायी किसकी है, पाणिनि की है। जातक ये बौद्ध ग्रंथ है। जातक कैसा ग्रंथ है, तो बौद्ध ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे। मनुस्मृति मनु की है, मनु जिसमें लिखा गया था। इसमें 2 चीजों को काम किया था, एक तो सांची स्तूप की खिड़कियों की मरम्मत करवाई थी, लिख लीजिए। यानी जो पुष्यमित्र शुंग है, यहां पे लिख देते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है, सांची स्तूप अशोक ने बनवाया था इसको। कहां पे है ये, मध्य प्रदेश। इसकी खिड़कियों की मरम्मत करवाई थी। खिड़कियों की मरम्मत करवाई थी किसने, तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाई थी। ठीक है,
अब खिड़कियों की मरम्मत यानी लकड़ी की बनवाया था, खिड़कियों को क्या बनवाया था, लकड़ी का। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ये चीज़ें। तो सांची स्तूप ये कहाँ, मध्य प्रदेश में पुष्यमित्र शुंग ने इसने काम किया था। अगला जो शासक है, इसी के समय में विदेशी आक्रमण भी हो जाते हैं। शुंग वंश के समय में क्या हो जाता है, विदेशी आक्रमण। इसमें डेरियस प्रथम था और मियांडर। डेरियस प्रथम और मियांडर ने, दो अधिकारियों ने इसमें आक्रमण किया था। डेरियस प्रथम, यहां पे लिखेंगे विदेशी आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में दो विदेशी आक्रमण होते हैं। एक कौन सा होता है, एक होता है डेरियस, हिंदी में ही लिख देते हैं, इसको लिखेंगे डेरियस और दूसरा है मियांडर। दूसरा मियांडर। डेरियस प्रथम और मियांडर ने क्या किया था, अटैक किया था। मियांडर जो है, नागसेन ने इसे क्या कर दिया था, यानी नागसेन जो है, इन्होंने इसको बौद्ध धर्म अपना दिया था। कि कौन सा धर्म, बौद्ध धर्म, नागसेन ने। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, नागसेन की एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो, क्या नाम है उसका, मिलिंद पन्हो पुस्तक से इसकी जानकारी मिलती है, मियांडर से। नागसेन ने इसे क्या किया था, बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म अपना लिया था। नागसेन ने इसे शिक्षा दिया था बौद्ध धर्म। और उसके बाद में इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो पुस्तक का नाम है, नागसेन की पुस्तक है जिसका नाम है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, याद रखिएगा, मिलिंद पन्हो की ये पुस्तक से जानकारी मिलती है कि मियांडर ने नागसेन के जरिए क्या लिया था, ठीक है, बौद्ध धर्म अपना लिया था। फिर इसके, और ये समाज, एक चीज ध्यान रखिएगा, फिर यह है मातृसत्तात्मक समाज था। कैसे था, मातृसत्तात्मक समाज था। मातृ सत्तात्मक, यानी जो सुंग वंश था ये भी कैसा था, मातृसत्तात्मक। हमने बताया था सुंग वंश मातृसत्तात्मक है, सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक है, और एक अभी आगे आएगा सातवाहन काल, तो ये भी कैसा है, सातवाहन वंश भी क्या है, मातृसत्तात्मक। जैसे अभी हम ना सुंग वंश पढ़ रहे हैं, फिर कर्णो वंश आएगा, फिर सातवाहन वंश आएगा। ठीक है, तो कर्णो वंश और सातवाहन वंश ये दोनों, ये भी कैसे हैं, कर्णो वंश और सातवाहन वंश, ये दोनों भी मतलब ये मातृसत्तात्मक जो है वो सातवाहन वंश है, कर्णो वंश नहीं है। तो ये यहाँ तक इंपॉर्टेंट था, हमने बताया कर्णो वंश है और सातवाहन वंश। ठीक, हम एक बार रिवाइज करते हैं सारी चीज़ों को, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे, आज हम लोगों ने शुरू किया था शिशुनाग वंश। देखिए, आप कॉपी और पेन रख देंगे सारी चीज़ों को, एक बार जब हम रिवाइज कराएं तो चीज़ों को सुनने की कोशिश करें। पहला हमने इससे पहले आपको बताया था कि मगध पर शासन करने वाले 7 राजवंश थे, जिसमें हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था, नंद वंश, कर्णो वंश, सातवाहन वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, कर्णो वंश और सातवाहन वंश था। ठीक है, इस तरीके से आप, उसके बाद पहला हमने बताया, पहला ऐतिहासिक राजवंश जो था वो था हर्यक वंश, और दूसरा उसका राजा जो था, पहला ऐतिहासिक राजा वो था बिंबिसार। बिंबिसार ने सबसे पहले, यानी वो शादी करके या विवाह के माध्यम से अपने क्षेत्रों को बसाता था, लेकिन उसने वैशाली पर भी अटैक किया था और वैशाली को जीत नहीं पाया, और उसने अपनी राजधानी मध्य प्रदेश के विदिशा को बनाया था। किसको बनाया था, मध्य प्रदेश के विदिशा को। इसके बाद में इसका बेटा जो होता है, उसका बेटा आता है अजातशत्रु, वो अपने पिता की हत्या कर देता है, उसे पितृहंता या कुड़िक भी कहा जाता है, और उसने वैशाली पर अटैक किया और 2 प्रकार, विशेष प्रकार के हथियारों का यूज किया, जिसे रथ, मूसल और महाशिलाकंटक के नाम से हम लोग जानते हैं, और वैशाली को जीत लिया। फिर उसका बेटा उदयन आता है, जिसने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की, इसे भी पितृहंता कहा जाता है, इसने भी अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। अजातशत्रु के समय में ही पहली बौद्ध संगति हुई थी। उसके बाद फिर आता है
नाग दशक जो एक अयोग्य शासक होता है, अयोग्य शासक होने के वजह से उसी का सेनापति शिशुनाग उसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करता है जिसका नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बारे में हमने आज स्टार्ट पढ़ा है कि इसका संस्थापक शिशुनाग था। नाग दशक की हत्या करने के बाद बना इसने राजधानी वैशाली को बनाई। उसके बाद अगला शासक बनता है कालाशोक, और कालाशोक ने फिर राजधानी परिवर्तन किया, वैशाली से पटना राजधानी लाया। इसी के समय में सेकेंड बौद्ध मीटिंग या द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी जिसको 383 ईसा पूर्व में हुई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। फिर अगला जो अयोग्य शासक होता है शिशुनाग वंश का नंदी वर्मन, उसका सेनापति महापद्म नंद होता है, उसकी हत्या करके अंतिम शासक ये था। हत्या करके किस वंश की स्थापना करता है तो नंद वंश की स्थापना करता है, नंद वंश की स्थापना करता है, ध्यान रखेंगे की स्थापना। अब नंद वंश का स्थापना इसने किएगा तो नंद वंश का संस्थापक भी यही होगा। ये जाति का तो शूद्र था लेकिन इसने क्षत्रियों का सर्वनाश करके सर्व छत्रांतक की उपाधि धारण की और कलिंग को जीतकर एकराट की उपाधि धारण की। ये भी आया है क्वेश्चन। फिर उसके बाद में अगला शासक बनता है धनानंद। अगला शासक कौन बनता है? धनानंद बनता है, और ये क्रूर शासक होता है। ये युगु इसके अंदर युगु आ जाती है, यानी चाणक्य ने जब देखा तो ये अपने दरबार में यानी पूरे तरह यानी शराब पीकर मस्त था, या कहा जाता है सुर और सुंदरी में मस्त था। ठीक है, तो चाणक्य को अपमान करके निकाल देता है चाणक्य। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के राजा बनाते हैं और इसके साम्राज्य का मतलब पतन कराते हैं, इसका हत्या करवाते हैं और एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिसका नाम है मौर्य वंश। चाणक्य के बारे में हमने आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी दी है कि इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र इन्हीं की पुस्तक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश के संस्थापक है। इन्हें विलियम जेम्स ने ये पहचान किया था, इन्हें सेंड्रकोटस भी कहा जाता था, लेकिन इसकी पहचान किसने किया तो विलियम जेम्स ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के यानी महास्थान अभिलेख से जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। सहगौर अभिलेख जो उत्तर प्रदेश में, इससे जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख ये इंपॉर्टेंट है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है तो चंद्रगुप्त मौर्य का, रुद्रदामन का है जो कि गुजरात में है। इससे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील के निर्माण की चर्चा मिलती है। इसका स्कंदगुप्त ने क्या किया था? जीर्णोद्धार करवाया था। आगे हम लोग पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में होती है कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। संलेखना विधि के द्वारा, यानी जैनिज्म जो थे वो संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण को त्याग देते थे, तो उन्होंने भद्रबाहु के साथ चले गए कहाँ पे? कर्नाटक में। वहीं उन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जब बेटा था बिंदुसार, ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। सीरिया के और मिस्र के नरेश से इसका व्यापार था। सीरिया के नरेश से राजा से इसने अंजीर, मीठा शराब और दार्शनिक की मांग की थी, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया था। अपने बेटे सुसीम को, उस समय कश्मीर में विद्रोह चल रहा था, अपने बेटे सुसीम को भेजते हैं कश्मीर के विद्रोह को शांत करने के लिए, लेकिन सुशीम जो है वो कश्मीर के विद्रोह को शांत करने में असफल रहता है। फिर अशोक को भेजते हैं। अशोक पूरी तरीके से युद्ध को शांत करते हैं और नए शहर की स्थापना करते हैं जिसका नाम है श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है क्या है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। ठीक है, फिर उसके बाद अशोक। अब अशोक के बारे में डिटेल से इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन, यानी सबसे ज्यादा मौर्य वंश से क्वेश्चन कहाँ से आता है तो अशोक से आता है। ठीक है, अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था पाटलिपुत्र जो कि बिहार में है, पटना में। पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। राज्याभिषेक इनका 269 ईसा पूर्व 269 में होता है, बीसी में होता है। 8वें वर्ष बाद ही इन्होंने कलिंग पर अटैक कर दिया। बीसी में कलिंग का आक्रमण, उस समय नंदराज था राजा कलिंग का, और आक्रमण के बाद में उन्होंने इतना घोर नरसंहार को देखते हुए जीवन में कभी युद्ध ना करने की कसम खाई या शपथ ली। और उन्हें प्रेरणा किसने दिया तो निग्रोध ने, और शिक्षा किसने दिया तो उपगुप्त ने। बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया तो उपगुप्त ने दिया। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। आगे हम लोगों ने पढ़ा ये चीज़ कि अशोक के अन्य नाम जो थे, देव नाम प्रियदर्शी मिलता है ज़्यादातर। अशोक का नाम अशोक कहाँ कहाँ मिलता है तो गुर्जरा, मध्य प्रदेश के गुर्जरा अभिलेख, कर्नाटक के मॉस्की नेटूर और उदयगोलान अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। भाब्रू अभिलेख से अशोक का नाम सम्राट मिलता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अभिलेख बड़े पत्थरों, अभिलेख क्या होता है? बड़े पत्थरों पर अभिलेख, छोटे पत्थरों पे शिलालेख, स्तंभ के समान पत्थरों पे स्तंभलेख। चतुर्दशा अभिलेख इस किसका था? अशोक का था चतुर्दशा अभिलेख। और इसी चतुर्दशा का मतलब 14 शिलालेखों में अशोक ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही थी, जिसमें पहला था कि अहिंसा पर बल देना है, पशु बलि को रोकना है। दूसरे में चिकित्सा की बात की थी और तीसरे में 3 अधिकारियों की नियुक्ति किया था, जिसे राजुक, युक्तक और प्रदेशक था। राजुक ये सजा भी दे सकता था, अशोक ने उसे छूट दिया था कि सबसे मामला ये देखेगा, सजा भी दे सकता था, सभा नहीं सजा, सजा भी दे सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा शिलालेख था 7वां शिलालेख, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा शिलालेख 7वां शिलालेख है, ये पूछा भी गया है। ठीक है, आपसी समन्वय की बात करते हैं। और 11वें शिलालेख में अशोक ने कहा कि जो अधिकारी हैं ब्राह्मणों को ना सताएं। अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व में कहाँ पे हुई? तो पटना में हुई। पटना या पाटलिपुत्र जो है वो पटना का पुराना नाम है। ये कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो गैर क्षेत्रीय राजवंश है वो शुंग वंश आता है। पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक है। राजधानी इसने 2 बनाया, एक विदिशा को बनाया और दूसरा क्या बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया। गैर क्षेत्रीय राजवंश था और ये सांची के स्तूप की खिड़कियों को लकड़ी का बनाया था। ठीक है, और एक था भारूत अभिलेख, उसकी खिड़कियों को पत्थर का बनवाया था। ठीक, जो इंपॉर्टेंट है हमने लिख दिया आपके सामने। विदेशी आक्रमण हुए थे इसी के समय में। डेरियस प्रथम ने किया था, मियांडर ने किया। और ये मातृसत्तात्मक भी है समाज, देखेंगे। सातवाहन वंश जो है मातृसत्तात्मक है, शुंग वंश और सिंधु सभ्यता। म्यांडर जो है वो नागसेन ने इसकी शिक्षा दी थी, बौद्ध धर्म इसने अपना लिया था। उसी पुस्तक की जानकारी, यानी नागसेन की पुस्तक है मिलिंद पन्हो, जिसकी जानकारी मिलती है कि म्यांडर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ये कहानी कहाँ से मिलती है? शुंग वंश की जानकारी जातक से मिलती है। इसी में जातक में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियों की चर्चा। ये चीज़ें हमने आपको बताई हैं पहले भी, लेकिन कोरिलेट कर लेंगे। 200 कहानियाँ, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की 200 कहानियों की चर्चा है। अष्टाध्यायी ये पाणिनि की हमने बताया। व्याकरण, ज्योतिष जब आपको पढ़ाते हैं वेदांग बताए थे, तो वेदांग 6 होते हैं। 6 में हमने पहले बताया था व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। तो ये अष्टाध्यायी पाणिनि के है। फिर ठीक है, ये हमारा मगध जो था ये कंप्लीट हो गया। 7 राजवंशों का शासन हमने बता दिया। एक है सातवाहन, कर्णो वंश और सातवाहन वंश, बस इसका संस्थापक आप याद रखिएगा। ठीक है, कर्णो वंश जो था वो ये भी मातृसत्तात्मक था। सॉरी, सातवाहन वंश जो था मातृसत्तात्मक। ठीक है, आगे उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे गुप्त वंश के बारे में। ठीक, जय हिंद।